हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस की ऑरेंज बुक है, इसमें हम साइंस सेक्शन में अभी केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं। इसमें मैंने 1 से लेकर 3rd चैप्टर तक करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है साइंस के नाम से, ऑरेंज बुक साइंस के नाम से। आप जाकर इसको ज़रूर देखिए, बीपीएससी ऑरेंज बुक फॉर साइंस के नाम से। और अभी मैं अध्याय इसमें 4 से शुरू करने वाली हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। ये बुक मतलब अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस बुक को पूरा रीड जरूर करके जाएँ, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के परिवर्तन और प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तनों तथा अपरिवर्तनीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर की व्याख्या करता है। यह ऊर्जा परिवर्तन और रंग परिवर्तन और नए पदार्थों के निर्माण जैसे प्रमुख संकेतों पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय इस बात की स्पष्ट समझ बनाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं। यह अध्याय इस बात की स्पष्ट समझ बनाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पदार्थ कैसे व्यवहार करता है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, रूप, रंग में उसकी रासायनिक संरचना को बदले बिना होने वाला परिवर्तन शामिल है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार या रूप, रंग में उसके रासायनिक संरचना को बदले बिना होने वाला परिवर्तन शामिल है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मुख्य विशेषताएं: प्रतिवर्ती, रिवर्सिबिलिटी। आमतौर पर प्रतिवर्ती जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पुनः पिघलकर पानी बनना। आणविक पहचान: स्थिर रहती है। बर्फ, पानी और भाप सभी H2O ही हैं। ऊर्जा: रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में कम ऊर्जा शामिल होती है। इसमें ऊर्जा में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में कम ऊर्जा शामिल होती है। उच्च उपज उदाहरण: ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में सीधा परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, नेपथलीन, ड्राई आइस आदि। क्रिस्टलीकरण: घोल से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया, जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। चुंबकत्व: लोहे की कील को चुंबक में बदलना। चुंबकत्व क्या है? लोहे की कील को चुंबक में बदलना। विघटन: पानी में नमक या चीनी घोलना। विघटन क्या है इसका? पानी में नमक या चीनी घोलना। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ पूरी तरह से अलग गुणों वाला नया पदार्थ बनाता है। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ पूरी तरह से अलग गुण वाला नया पदार्थ बनाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं। अपरिवर्तनीयता: आमतौर पर स्थायी होता है और इसे सरल भौतिक साधनों द्वारा उल्टा नहीं किया जा सकता। ऊर्जा: अक्सर गर्मी, प्रकाश, ध्वनि के उत्पादन के साथ होता है। इसमें ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। आगे चलते हैं। संकेतक: रंग में परिवर्तन, गैस का विकास या अवक्षेप का निर्माण। उच्च उपज उदाहरण: प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, CO2 + H2O ग्लूकोज का निर्माण होना। किण्वन: खमीर द्वारा चीनी का अल्कोहल में बदलना। दूध का फटना, एंजाइम, रेनिन या एसिड से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया। पाचन: पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइमों द्वारा भोजन का टूटना। आगे देखेंगे हम तुलना और विशेष मामले। प्रक्रिया, परिवर्तन का प्रकार और फैक्ट चेक। बीपीएससी के लिए फैक्ट चेक। मोमबत्ती का जलना, ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, बत्ती वाष्प का जलना रासायनिक परिवर्तन। देखिए, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जबकि मोम या बत्ती वाष्प का जलना रासायनिक है। अब देखेंगे हम क्रिस्टलीकरण। यह भौतिक प्रक्रिया है, यह भौतिक परिवर्तन है। अक्सर एक शुद्ध
अक्सर एक शुद्धिकरण तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग अक्सर एक शुद्धिकरण के तकनीक के रूप में उपयोग किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं, विकल्प के रूप में परीक्षण किया जाता है। एलपीजी का जलना यह रासायनिक प्रक्रिया है, परिवर्तन है। दहन हमेशा एक रासायनिक प्रक्रिया ही है। अंडे का उबलना भी रासायनिक प्रक्रिया है। प्रोटीन का स्थायी विकृतीकरण होता है इसमें। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब लोहा ऑक्सीकरण और नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है। जंग का सूत्र Fe2O3 XH2O। जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3 H2O, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। वजन का तथ्य। जंग लगने के दौरान लोहे का वजन बढ़ जाता है क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन और पानी के अणु लोहे से जुड़ जाते हैं। जंग लगने की शर्तें। ऑक्सीजन O2 और नमी SO2 दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। खारा पानी इस प्रक्रिया को तेज करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लस Fe2H2O, Fe2H2O2, यहाँ पे जंग लगा लोहा है। जंग से बचाव। गैल्वेनीकरण। लोहे या स्टील पर जिंक की एक पतली परत जमा करने की प्रक्रिया। जिंक एक बली एनोड के रूप में कार्य करता है। मिश्र धातु। लोहे को कार्बन, क्रोमियम और निकिल के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन, क्रोमियम और निकिल मिले होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिक। बिजली का उपयोग करके धातु पर क्रोमियम, टिन या निकिल की परत चढ़ाना। एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम को आगे के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आम है। एनोडाइजिंग क्या है? तो एल्युमिनियम को आगे के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य। आयोडीन का ऊर्ध्वापातन एक भौतिक परिवर्तन है। गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त धातु हमेशा जिंक है। जंग की प्रकृति। यह एक ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण रासायनिक परिवर्तन है। जंग की प्रकृति क्या है? यह ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक का निर्माण। जैसे H2O का निर्माण हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन होता है। H2O2 ऐसे H2O का निर्माण हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही का परिवर्तन। यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रासायनिक परिवर्तन द्वारा मध्यस्थता की जाती है। आगे है अलवणीकरण या आसवन। ये मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक प्रक्रियाएं हैं। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी प्रक्रिया में जलना, खाना पकाना, जंग लगना या पाचन आदि प्रक्रियाएं हो रही हैं तो वे शामिल है तो इसमें रासायनिक के रूप में चिन्हित करें। इसे केमिकल के रूप में रासायनिक परिवर्तन के रूप में या रासायनिक प्रक्रिया के रूप में चिन्हित करें। इसमें पिघलना, उबलना, घुलना या टूटना शामिल है तो भौतिक के रूप में चिन्हित करें। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है कि बच्चे जहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि यदि किसी प्रक्रिया में जलना या खाना पकाना या जंग लगना या पाचन ऐसी क्रियाएं हो रही हैं तो वे रासायनिक परिवर्तन हैं। जबकि अगर पिघलना या उबालना या घुलना या टूटना शामिल है तो इसे भौतिक परिवर्तन के रूप में चिन्हित करेंगे। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान जो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी प्रतिवर्ती परिवर्तन जहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल भौतिक अवस्था, ठोस, तरल, गैस या उपस्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे मोम का पिघलना, पानी का उबलना, पानी में नमक का घुलना, कांच का टूटना आदि। रासायनिक परिवर्तन यह एक स्थायी अपरिवर्तनीय परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, भोजन का पचना, अंडा पकना, किण्वन
सीमेंट का पक्का होना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल रासायनिक परिवर्तन जहाँ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके CO2 और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जटिल रासायनिक परिवर्तन है जहाँ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके CO2 और पानी को ग्लूकोज ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। मोमबत्ती का जलना एक दोहरी प्रक्रिया जिसमें भौतिक परिवर्तन मोमबत्ती का पिघलना और रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती और मोम वाष्प का दहन दोनों शामिल है। ऊर्ध्वपातन मोम ठोस का गैस में सीधा संक्रमण, इसे भौतिक परिवर्तन माना जाता है। प्रमुख पदार्थों में कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड और डाई आइस ठोस CO2 शामिल हैं। आगे देखते हैं क्रिस्टलीकरण। घोल से क्रिस्टल बनाकर ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक प्रक्रिया। घोल से क्रिस्टल बनाकर ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अक्सर नमक या चीनी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है क्रिस्टलीकरण का। गैल्वेनीकरण एक सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाकर लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया है। गैल्वेनीकरण क्या है? एक सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाकर लोहे को जंग लगाने से बचने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया है। जंग एक ऑक्सीडेटिव रासायनिक परिवर्तन जहां धातुएं हवा और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती हैं। लोहे में जंग लगना जंग का एक विशिष्ट रूप है जो लोहे की वस्तु के वजन को बढ़ाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है विलियन और कोलाइड। विलयन और कोलाइड समांगी और विषमांगी मिश्रणों के व्यवहार की पड़ताल करते हैं, जिसमें वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड सिस्टम शामिल है। यह घुलनशीलता, सांद्रता और टिंडल प्रभाव जैसे गुणों को कवर करता है। यह अध्याय इस बात की स्पष्ट समझ बनाता है कि सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ कैसे मिश्रण और परस्पर क्रिया करते हैं। कण द्वारा वर्गीकरण, कण आकार द्वारा वर्गीकरण, कण के आकार द्वारा वर्गीकरण। एक मिश्रण का व्यवहार, चाहे वह जम जाए, प्रकाश बिखेरे या फिल्टर से गुजरे, पूरी तरह से उसके घटक कणों के व्यास पर निर्भर करता है। कोलाइड्स वास्तविक विलयन, समांगी विलयन। कण का आकार 1 nm से छोटा होता है। अब देखेंगे घटक। इसमें घटक है विलेय, घुला हुआ भाग, विलायक, घोलने वाला माध्यम। ठीक, देखते हैं गुण। ये पारदर्शी, अत्यधिक स्थिर, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। इसका एग्जाम्पल है समुद्री जल, पीतल, ठोस विलयन, वायु, गैस में गैस। अब देखेंगे हम निलंबन, विषमांगी। कण का आकार, इसमें कण का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, 1000 nm से अधिक होता है। इसका गुण है यह अपारदर्शी, अस्थिर, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। इसे निस्पंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण है मैला पानी, पानी में चाक पाउडर। अब देखेंगे हम कोलाइड, मध्यवर्ती कण का आकार। ये मध्यवर्ती होता है। इसमें कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। इसकी प्रकृति है समांगी दिखाई देती हैं लेकिन विषमांगी होते हैं। इसकी प्रकृति क्या है? ये समांगी दिखाई देते हैं लेकिन ये विषमांगी होते हैं। इसका घटक है परिक्षिप्त प्रावस्था कण है। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था में कण है और परिक्षेपण माध्यम तरल पदार्थ है। अब हम कोलाइड्स के सामान्य प्रकार देखेंगे। एरोसॉल क्या है? एरोसॉल में प्रक्षिप्त प्रावस्था में ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम गैस है। इसके एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, धुंध। गैस में तरल और धुआं, ठोस में गैस में ठोस। फिर नेक्स्ट है फोम में, यह गैस, इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था में गैस है और प्रक्षेपण माध्यम इसमें तरल है। इसका उदाहरण है शेविंग क्रीम, व्हिप क्रीम और साबुन के बुलबुले। नेक्स्ट है पायस।
नेक्स्ट है पायस, इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था में तरल है और प्रक्षेपण माध्यम में भी, इसका प्रक्षेपण माध्यम भी तरल है। इसका एग्जाम्पल है दूध, फेस क्रीम, मक्खन, मेयोनीज। अब आगे है सॉल। नेक्स्ट है सॉल, इसमें प्रक्षेप प्रावस्था ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम तरल है। इसका उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ और स्याही। इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ और स्याही। अब हम देखेंगे जेल। जेल में इसका प्रक्षिप्त प्रावस्था तरल है और प्रक्षेपण माध्यम ठोस है। इसका उदाहरण है जेली, पनीर, बूट पॉलिश, दही इत्यादि। ठोस सॉल, इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था इसकी ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है। इसमें इसका उदाहरण है रंगीन रत्न, दूधिया, कांच आदि। अब हम देखेंगे प्रमुख घटनाएं और विशेषताएं। प्रमुख घटनाएं और विशेषताएं। टिंडल प्रभाव, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। वास्तविक विलयन यहीं दिखते हैं, वास्तविक विलयन यहाँ नहीं दिखते हैं। फिर से देखते हैं टिंडल प्रभाव को। कोलाइड कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन, वास्तविक विलयन यहाँ नहीं दिखते। दृश्य, घने जंगलों में वितान या धूल भरी खिड़की से प्रकाश के किरणें जो दिखाई देती हैं वो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देती है। आगे है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, कोलाइड कणों की यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति यह ब्राउनियन मोशन कहलाती है। यह कणों को नीचे बैठने से रोकता है, जिससे कोलाइड स्थिर हो जाते हैं, आगे है स्कंदन उड़न या कॉगुलेशन या फोकोलेशन, कोलाइड कणों के बड़े द्रव्यमान में एकत्रित होने की प्रक्रिया। कोलाइड कणों में बड़े द्रव्यमान में एकत्रित होने की प्रक्रिया। इसका अनुप्रयोग है मैले पानी में फिटकरी एलूम मिलाने से निलंबित कर नीचे बैठ जाते हैं। डायलिसिस, एक अर्धपारगम्य झिल्ली माध्यम से अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स को हटाकर कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। डायलिसिस क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स को हटाकर कोलाइड विलयन को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं और इसमें दिया हुआ है सांद्रता और घुलनशीलता। सांद्रता और घुलनशीलता। घुलनशीलता कारक, इसमें ताप है। तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों की घुलनशीलता आमतौर पर तापन के कारण बढ़ती है। तरल पदार्थों में गैसों की घुलनशीलता तापमान के साथ घट जाती है। दबाव के साथ तरल पदार्थों में गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। हेनरी का नियम कार्बोनेट पेय के लिए प्रासंगिक। संतृप्त विलयन, वह अवस्था जहां उस विशिष्ट तापमान पर और विलेय नहीं खोला जा सकता। संतृप्त अवस्था क्या है? वह अवस्था जहां पर उस विशिष्ट तापमान पर और विलेय नहीं खोला जा सकता। असंतृप्त विलयन, इसमें संतृप्त विलयन से अधिक विलेय होता है। इसमें संतृप्त विलयन से अधिक विलेय होता है। संतृप्त घोल को धीरे धीरे ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दूध, विशेष रूप से एक तरल से तरल कोलाइड जिसमें इमल्सन के रूप में जाना जाता है। दूध को इमल्सन के रूप में जाना जाता है। शुद्धिकरण, फिटकरी स्कंदन के माध्यम से पानी को शुद्ध करती है। फिटकरी स्कंदन कोगुलेशन के माध्यम से पानी को शुद्ध करती है। मिश्र धातु, इन्हें ठोस विलयन माना जाता है, जैसे पीतल तांबे जस्ता है, जैसे पीतल तांबे में जस्ता है। रक्त, एक कोलाइडल प्रणाली। रक्त क्या है? एक कोलाइडल प्रणाली। वायुमंडलीय दृश्यता, कोहरा और धुंध एरोसॉल है जहाँ परिक्षेपण माध्यम वायु है। कोहरा और धुंध एरोसॉल है जहाँ परिक्षेपण माध्यम वायु है। स्थिरता क्रम, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। देखिए सबसे स्थिर इसमें वास्तविक विलयन है, फिर कोलाइड है, फिर निलंबन है। तुलनात्मक सारांश तालिका विशेषता है यहाँ पे वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। कण का आकार वास्तविक विलयन का
nm नैनोमीटर से अधिक होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। वास्तविक विलयन का कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइड के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, जबकि निलंबन का कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। पृथक्करण, वास्तविक विलयन का पृथक्करण संभव नहीं है सब्स्टिट्यूशन द्वारा, और ये निस्पंदन द्वारा। आगे है स्थिरता। वास्तविक विलयन बहुत स्थिर होते हैं, ये भी कोलाइड भी स्थिर होते हैं, परंतु निस्पंदन ये अस्थिर होते हैं। टिंडल प्रभाव, इसमें वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, कोलाइड में टिंडल प्रभाव होता है, और निस्पंदन में भी टिंडल प्रभाव होता है नीचे बैठने तक, कणों के नीचे बैठने तक। एग्जाम्पल है पानी में चीनी का मिश्रण वास्तविक विलयन का उदाहरण है, दूध कोलाइड का उदाहरण है, और पानी में चाक ये निस्पंदन का उदाहरण है। आगे है एग्जाम्पल, PYQ ज्ञान दिया हुआ है। अब विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। जो घटक अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जैसे वायु, पीतल, खारा पानी इत्यादि। घुलनशीलता, किसी विशिष्ट तापमान पर विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा है। जो तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों की घुलनशीलता आमतौर पर तापमान के साथ बढ़ती है, जबकि गैस की घुलनशीलता घट जाती है। कोलाइड्स, द्विसमांगी मिश्रण जहां कण का आकार 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कण का आकार जहां 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, वे मिश्रण में रहने पर नीचे नहीं बैठते और प्रकाश बिखेर सकते हैं। एरोसॉल, गैस में तरल या ठोस को एरोसॉल क्या है? गैस में तरल या ठोस। कोहरा, बादल और धुंध इसके एग्जाम्पल है। कोहरा, बादल और धुंध इसके उदाहरण है। पायस, तरल में तरल, जैसे दूध, फेस क्रीम। उन्हें स्थिर करने के लिए इमल्सिफायर मिलाए जाते हैं। जेली, ठोस में तरल, जैसे पनीर, मक्खन, जेली इत्यादि। सॉल, तरल में ठोस। सॉल क्या है? तरल में ठोस, जैसे पेंट और मैला पानी। निलंबन, बड़े कणों वाला, इसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। इस बड़े कणों वाले विषमांगी मिश्रण जो गुरुत्वाकर्षण के तहत नीचे बैठ जाते हैं और नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, जैसे पानी में चाक का घुलना। टिंडल प्रभाव, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन। जब घने जंगल की छतरी या धूल भरे कमरे से सूरज की रोशनी गुजरती है तो यह दिखाई देता है। ब्राउनियन मोशन, विलायक अणुओं के साथ टकराव के कारण कोलाइड कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति यह कोलाइड को स्थिरता प्रदान करता है। डायलिसिस, एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करके घुले हुए क्रिस्टलाइड्स को हटाकर कोलाइड्स को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया। आमतौर पर कृत्रिम किडनी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, पीएच स्केल। अम्ल, क्षार और लवण, पीएच स्केल। अम्ल, क्षार और लवण, पीएच स्केल उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की प्रकृति और ताकत की व्याख्या करते हैं। इसमें पीएच संकेतक, उदासीनीकरण और लवण के गुणों जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। यह अध्याय रोजमर्रा के पदार्थों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में रासायनिक व्यवहार की स्पष्ट समझ बनाता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन H+ आयन दान करते हैं। उन्हें खनिज अम्ल मजबूत और कार्बनिक अम्ल कमजोर में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें खनिज अम्ल मिनरल एसिड और मजबूत है जो कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड कमजोर में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं: खट्टा स्वाद, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं?
खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, गैस्ट्रिक रस, H2SO4, रसायनों का राजा, आयल ऑफ विट्रियल और HNO3, ये तीनों मजबूत अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। कमज़ोर अम्ल, एसिटिक एसिड, सिरका, जिसको सिरका भी बोलते हैं, या कार्बोनिक एसिड, जो शीतल पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, सिरका, सिरके में एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, इस परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिरका का उपयोग परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। नींबू या संतरे में साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है। यह उच्च विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड सामग्री है। इमली या अंगूर, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। यह बेकिंग पाउडर में प्रयोग किया जाता है। टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। अधिकता से गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकती है। आगे है खट्टा दूध या दही। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा यह उत्पादित होती है। चींटी, बिचुआ, डंक, इसमें मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड होती है। यह जलन पैदा करता है। सेब में मौलिक एसिड होता है। सेब में कौन सी एसिड होती है? मौलिक एसिड होती है। सेलुलर ऊर्जा के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं, चाय में टैनिक एसिड है। चाय को उसका कसैला स्वाद देता है। आगे देखते हैं अब क्षार के बारे में। क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH छोड़ते हैं। पानी में घुलनशील क्षारों को विशेष रूप से क्षार कहा जाता है। सामान्य क्षार और उनके उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कागज और साबुन उद्योग में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटास के रूप में जाना जाता है। क्षारीय बैटरी में उपयोग किया जाता है। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। सेलेक्टेड लाइन, बूझा चुना, अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपच के लिए एक मानक एंटासिड है। यह एक अपच के लिए मानक एंटासिड है। अब देखेंगे पीएच स्केल। SPL सोनरेशन द्वारा पीएच स्केल की प्रस्तुत किया गया था। SPL पीएच स्केल लघुगणकीय पैमाने पर किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। स्केल व्याख्या, पीएच 7 से बड़ी है तो पीएच अगर 7 से कम है तो पदार्थ उच्च अम्लीय है। पीएच अगर 7 के बराबर है तो तटस्थ है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल पीएच का मान pH 7 होता है। पीएच अगर 7 से बड़ा है तो पदार्थ क्षारीय है, उच्च OH सांद्रता वाले। महत्वपूर्ण पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है, थोड़ा क्षारीय।
लार का पीएच मान भोजन से पहले 7.4 होता है और भोजन के बाद 5.8 होता है। लार का पीएच मान भोजन से पहले 7.4 होता है और भोजन के बाद यह 5.8 होता है। गैस्ट्रिक रस, इसका पीएच मान 1.0 से लेकर 3.5 होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। अम्लीय वर्षा पीएच यह 5.6 से कम होती है, यह 5.6 से कम होती है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। आगे चलते हैं। संकेतक रासायनिक साइन पोस्ट है जो पीएच स्तर के आधार पर रंग बदलते हैं। लिटमस, अम्ल में रंग लाल होता है। लिटमस पेपर का रंग अम्ल में लाल होता है, क्षार में नीला होता है। मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में लाल या गुलाबी होता है, क्षार में पीला होता है। फेनोल्फथालीन, यह रंगहीन होता है और क्षार में यह गुलाबी होता है। हल्दी, यह अम्ल में पीला होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षार में यह भूरा या लाल हो जाता है। लाल गोभी का रस अम्ल में लाल या गुलाबी होता है, जबकि क्षार में यह पीला या हरा हो जाता है। लवण और उनके औद्योगिक नाम। लवण एक उदासीन प्रक्रिया है। लवण एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के उत्पाद हैं। अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षार प्रतिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर CO2 छोड़ता है। अग्निशामक और वातित पेय में उपयोग किया जाता है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाशिंग सोडा NaOCO3 का उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे कहा जाता है। सेलेक्टेड लाइम बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पादित किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने को क्लोरीन के गैस के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पादित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य एक्वारेजिया यह सांद्र HCl और HNO3 का 3:1 अनुपात में अत्यधिक संक्षारक मिश्रण केवल यही अभिकर्मक सोना और प्लेटिनम को घोलने में सक्षम है। एक्वारेजिया क्या है? HCl और HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिलाए जाने पर प्राप्त होता है। केवल यही एक अभिकर्मक है जो सोना और प्लेटिनम को घोलने में सक्षम है, एक्वारेजिया ही। तामचीनी क्षरण जब मुंह का pH मान 5.5 से नीचे गिर जाता है तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट खराब होने लगता है। जब मुंह का इनेमल 5.5 से नीचे गिर जाता है तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट खराब होने लगता है। मधुमक्खी के डंक का उपचार बेकिंग सोडा जैसा हल्का क्षार लगाएं। मधुमक्खी के डंक का उपचार है बेकिंग सोडा जैसा हल्का क्षार लगाएं। आगे है ततैया के डंक का उपचार है सिरका जैसा हल्का अम्ल लगाएं। ततैया के डंक क्षारी होते हैं। सबसे मजबूत अम्ल फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड सुपर एसिड। हालांकि सामान्य विज्ञान में HCl और H2SO4 फोकस होते हैं। फिटकरी मामूली कटने के लिए रक्त स्कंदक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अम्लीय लवण है।
PYQ ज्ञान। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान। अम्ल। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ते हैं। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनका स्वाद खट्टा होता है। सामान्य उदाहरणों में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नींबू में साइट्रिक एसिड शामिल है। क्षार वे पदार्थ है जो हाइड्रोक्साइड आयन OH+ छोड़ते हैं और वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और उनका स्वाद कड़वा होता है। पानी में घुलनशील क्षारों को अल्कली जैसे एल्काइल्स जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कास्टिक सोडा कहा जाता है। pH स्केल SPL सोरेनसन द्वारा विकसित यह 0 से लेकर 14 तक के घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। pH यदि 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय है। pH अगर 7 के बराबर है तो तटस्थ है, यह शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल इसका उदाहरण है। और यदि pH 7 से बड़ा है तो पदार्थ क्षारीय है। अब महत्वपूर्ण pH मान। मानव रक्त का pH मान 7.4 है। गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.5 से लेकर 2 तक होता है। दूध का pH मान 6.6 होता है और अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 होता है। लवण एक अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रिया से बनता है। अम्ल प्लस क्षार बनाते हैं लवण प्लस जल। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका उपयोग खाना पकाने और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसका सूत्र है NaHCO3। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका सूत्र है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, इसका सूत्र है CaSO4। आगे है CaSO4 हाफ H2O। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। संकेतक फेलेप्थनिन क्षारीय विलयनों में गुलाबी हो जाता है और अम्लीय विलयनों में रंगहीन रहता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लों में लाल और क्षारों में पीला हो जाता है। बफर विलयन वो विलयन है जो अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर pH में परिवर्तन का विरोध करते हैं, वे बफर विलयन कहलाते हैं। रक्त एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार अध्याय 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे अध्याय 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।